हरे कृष्णा। आप लोग का ज्योतिष कक्षा में स्वागत है। तो आज दूसरा सत्र है। जहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे आगे उससे आज चर्चा करेंगे एक छोटा सा प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। तो हमारे जो भी शास्त्र है, विधि ग्रंथ है, इनके रचयिता हुए वेद व्यास, इन्होंने सारे शास्त्रों का आंकलन किया है। तो इसलिए हम लोग जो भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं उनके आशीर्वाद के बिना हम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए जब भी हम ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए समझने के लिए। इसलिए हम लोग ये श्लोक गाते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और साथ ही साथ विद्या की जो देवी है माँ सरस्वती, उनके भी आशीर्वाद के बिना हम लोग ये चीज़ें समझ नहीं सकते। और नारायण जो पुरुषोत्तम भगवान है, जो सभी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ चल रही है। तो उनको भी प्रणाम करके आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे ये जो भौतिक जगत है उसमें किस चीज़ का क्या स्थान है। बेसिकली कॉस्मोलॉजी का थोड़ा पार्ट देखा था। फिर हम लोग नक्षत्र, तारे, राशि, ये सब कैसे कैसे अपने जगह पे स्थित है, कैसे घूम रहे हैं ध्रुव तारा के चारों तरफ, वो देखा था। और उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रह, हर ग्रह कैसे राशियों के अंदर भी घूम रही है। उस चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। वो श्रीमद् भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इसे ये कहानी आता है। प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत थे। एक्चुअली शंभु मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद ने पूरे दुनिया में राज किया। उसके बाद प्रियव्रत महाराज राजा बने। जब प्रियव्रत महाराज जब राजा बने तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने प्रजा का ख्याल रखा। और ठीक उसी समय वो सोचे कि ये जो सूर्य है वो जब एक बार उगता है तो एक साइड तो प्रकाश रहता है, एक साइड दिन रहता है, लेकिन दूसरे साइड क्या होता है, रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा हर जगह उजागर रहे तो कितना अच्छा रहेगा ना, कभी रात हो ही नहीं, ऐसा करके उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक उनका दिव्य रथ था, दिव्य रथ पे सवार हुए और जिधर जिधर सूर्य उगता था ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपना रथ लेके दूसरा सूर्य लेके चलते थे। यानी कि 24 घंटा दिन रहता था। जिधर सूर्य रहता था उधर तो दिन रहता था, जिधर इनका रथ रहता था उधर भी दिन होता था। तो कभी उनके राज्य में रात होता ही नहीं था, अंधेरा होता ही नहीं था। तो ऐसे महान राजा हुए। तो ये छोटी सी स्टोरी है, भागवतम में आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे समझना। खासकर जब ऐसे लोग, जैसे कल हमने देखा था, पृथ्वी घूमती नहीं है, एक्चुअली पृथ्वी खड़ी रहती है, सूर्य चारों तरफ घूमता है। तो ये स्टोरी भी बहुत रिलेट करती है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये शास्त्रों का लिखा हुआ, वेद व्यास का लिखा हुआ स्टोरी है। वही वेद व्यास जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र भी लिखा है। तो यहाँ पे क्लियरली से स्टोरी में देखा था, सूर्य घूम रहा था, उसके साथ साथ प्रियव्रत महाराज भी घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि पृथ्वी ऐसे घूम रहा था जिसके कारण दिन और रात हो रहा था, ऐसा नहीं। तो ये बहुत ही लोगों के बीच में गलत धारणा है कि पृथ्वी घूमती है, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमको शास्त्रों के अनुसार जानना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है वही चीज़ हमें समझना चाहिए, उसी को प्रचार करना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कल के हिसाब से। कल हमने इसके पहले यहाँ तक खत्म किया था, जिसमें ये राशि चक्र बताया था और इसके ऊपर नक्षत्रों का स्थान बताया था। टोटल 12 राशियाँ होती है और 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे ग्रह इस राशि चक्र में
इसी राशि चक्र में कैसे सारे सब ग्रह घूमते हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 21 श्लोक 7 वर्स। तो बेसिकली इसमें बताते हैं कि दिन सुबह कब होता है, शाम कब होता है, रात कब होता है। डायरेक्ट हम पिक्चर समझते हैं। जैसे ये देखिए, हमने कल देखा था, ये जम्बूद्वीप है ऐसा करके। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे हमारा जो भारतवर्ष है उसमें एक भारत खंड है, उस पर हमारे पृथ्वी है। तो ये हो जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम लोग ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं डायरेक्शन मैप में। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट। ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, ऊपर की तरफ ट्रू नॉर्थ और नीचे की तरफ ट्रू साउथ। ये हमारा मेरू पर्वत है जो कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है। ये साइड से देखने में ऐसा लगता है। तो इस जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद भी बहुत सारे द्वीप आते हैं। टोटल 7 द्वीप है ऐसे करके। वो द्वीप के बारे में आपको कॉस्मोलॉजी क्लास जब होगा तो ऐसा बताया जाएगा। इस द्वीप के बाहर भी एक समुद्र है, उसको बोलते हैं साल्ट ओशन, नमक का सागर है। उसके बाद ऐसे फिर से एक द्वीप है, फिर एक ओशन है, फिर से द्वीप, ऐसे करके 7 द्वीप है। उस 7 द्वीप के बाद मानसोत्तर पर्वत आता है, उसी पर्वत पे सूर्य घूमता है। तो उस मानसोत्तर पर्वत पे 4 घर हैं, 4 देवताओं को घर बसे हुए हैं। जो ईस्ट में जो घर है उसका नाम है देवधनी। देवधनी जो घर है वो है इंद्र का घर है। फिर जो साउथ में जो घर है वो संयमनी, वो यमराज का घर है। जो नॉर्थ में जो वेस्ट में जो घर है वो निम्नलोचनी, वो वरुण देव का घर है। और जो नॉर्थ में जो घर है वो विभावरी, सोम का यानी कि चंद्रमा का घर है। तो ऐसे करके सूर्य घूमता है यहाँ पे। सूर्य इस ऐसे ऐसे करके आता है जाता है, ऐसे यही रास्ते पे चलते रहते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पे होता है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे रहने वाले लोग के लिए क्या होता है, दोपहर का समय होता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या होता है, सुबह का समय। ऐसा लगता है यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए क्या लगेगा, रात हो गया। यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, संध्या का समय, सूर्य डूब रहा है। फिर सूर्य जब चल के यहाँ पे आता है ऐसे, तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, दोपहर का समय। यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए सूर्योदय का समय। यहाँ पे फिर रात हो जाएगा और यहाँ पे फिर संध्या हो जाएगा। तो ऐसे सूर्य घूमते रहती है और हर जगह पे दिन और रात करते रहती है, दिन रात ऐसे करके। ये इसमें कुछ कैलकुलेशन सब दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस पे है, कितना ट्रेवल करता है। अच्छा, यहाँ पे व्हेन द सन ट्रेवल्स फ्रॉम देवधनी टू द रेसिडेंस ऑफ इंद्र टू संयमनी द रेसिडेंस ऑफ यमराज। देवधनी जो ईस्ट में था और जो साउथ में था यमराज का रेसिडेंस संयमनी। इट ट्रेवल्स 23,775,000 योजनास इन 15 घटिकास। 15 घटिकास मतलब 6 आवर्स। एक घटिका में लगभग 24 मिनट्स होते हैं, एक समय का माप है। जैसे वैदिक टाइम में एक्चुअली ऐसे हम लोग अभी आवर मिनट सेकंड से नापते हैं। वैदिक टाइम में समय जो होता था वो घटी, पल और विपल ऐसे करके मेजरमेंट का टाइम था। तो वो जो घटी का जो समय था लगभग 24 मिनट्स जो भी हमारा वैदिक से होता है उतना समय था। तो 15 घटिका मतलब लगभग 6 आवर्स के आसपास आता है। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। तो जब ये पृथ्वी के सूर्य चंद्र के घूमने का वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित महाराज उनसे सवाल पूछते सुखदेव गोस्वामी से। क्या सवाल पूछते हैं? किंग परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, माय डियर लॉर्ड, यू हैव ऑलरेडी अफर्म्ड द ट्रूथ
that the supremely powerful sun travels around Dhruvaloka with both Dhruvaloka and Mount Sumeru on its right. Yet at the same time the sun god faces the signs of zodiacs and keeps Sumeru and Dhruvaloka on its left. How can reasonably accept that the sun god proceeds with Sumeru and Dhruvaloka on both his left and right simultaneously? तो सुमेरु तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सुमेरु माउंटेन था, इसमें ऐसे ऐसे सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चक्कर काट रहे हैं उनके राइट साइड में हमेशा सुमेरु माउंटेन होता है। जैसे आप किसी मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं ब्रिटिश का, तो राइट साइड में रख के प्रदक्षिणा करते हैं। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि जो राशि चक्र है उसमें ऐसा लगता है कि उसके लेफ्ट में रह के चक्कर काट रहे हैं ये सारे ग्रह। ऐसा दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? मतलब कि एक तो इसको राइट में रख के भी चक्कर काट रहे हैं प्लस उसको लेफ्ट में रख के भी चक्कर काट रहे हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो यही क्वेश्चन परीक्षित में पूछते हैं। इसका जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते, देखिए अब देखिए कुम्हार लोग जो चाक घुमाते हैं और घड़ा वड़ा बनाने के लिए, तो उसको सपोज करिए वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो घुमाने के पहले सपोज करिए उस पर कोई चींटी बैठा हुआ है, ठीक, और चींटी बैठा हुआ ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसी पे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, और वो चाक घुमाने वाला उसको इस डायरेक्शन में घुमाने लगा। तो चाक के रिस्पेक्ट में जो चाक था उसके रिस्पेक्ट में चींटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन चाक पे चूंकि वो बैठा हुआ है, खुद चाक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम रहा है, समझ रहे हैं। वो चींटी का पीछे चलते दिखाई, हाँ, तो चाक पे वो पीछे चल रहा है लेकिन चाक ऐसे घूम रहा है, यानी कि उसका दोनों मूवमेंट एक साथ हो रहा है, समझ रहे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, हम लोग फील्ड में सुबह सुबह बच्चे लोग दौड़ने जाते हैं, तो हम लोग बहुत बार कंपटीशन रखते हैं ना कि कौन दौड़ के फर्स्ट आएगा। तो 3 बच्चों ने एक बार ऐसे चैलेंज लगाया, ये तीनों दौड़ेंगे, प्लेग्राउंड का एक चक्कर मारेंगे, ठीक है, देखते हैं कि कौन कहाँ पे पहुँचता है, कौन ज़्यादा राउंड मार सकता है, ऐसे चक्कर ये लगा। तो यहाँ पे हमने 3 बच्चे लिए, Y1, Y2 और Y3, तीनों एक साथ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे थे, और दौड़ना चालू किए। तो जब दौड़ना चालू किया, जब वो एक राउंड कंप्लीट किया, जो Y1 था वो जब वापस एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आया, तो उस समय Y2 था, दूसरा जो लड़का था वो थोड़ा पीछे रह गया। हर का तो दौड़ने का स्पीड थोड़ा अलग अलग है ना। तो जो दूसरा जो बच्चा था वो थोड़ा पीछे रह गया, और जो तीसरा जो बच्चा था ना वो एकदम किसके तरह था, हमारे अलंकृत की तरह था, वो बहुत पीछे रह गया। अरे पहले सबसे तेज कौन दौड़ता है? राहुल मंडल, ठीक है, ये राहुल मंडल था पहला बच्चा। दूसरा बच्चा सूरज था, ठीक है, तीसरा बच्चा अलंकृत था। तो राहुल जब एक पहला बार जब दौड़ के आया तो सूरज थोड़ा सा पीछे रह गया, उसको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा ना अगले बार हराने के लिए। और अलंकृत बहुत पीछे रह गया, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको, लेकिन तीनों मेहनत कर रहा है, देखता है करता है। तो पहला राउंड के बाद ये बात, फिर वो लोग रुका नहीं, फिर कंटिन्यू रखा, ऐसे बहुत सारे राउंड मार लेते हैं। तो ये जो पहला राउंड हुआ ना, ये मान लीजिए ये जो सर्किल है, पूरा जो प्लेग्राउंड है, उसको 10 भाग में ऐसे डिवाइड कर दिया मान लो, ठीक है। तो ये मान लीजिए 10 मीटर से पीछे हो गया, ठीक है, 10% से पीछे हो गया। और ये जो बॉय था, इस 10 को भी अगर 10 भाग में डिवाइड किए तो ये मान लीजिए 1% से पीछे हो गया, यानी कि फील्ड का जितना दूरी था ना उसमें 10% कम हुआ, इसका 1% कम हो गया सूरज का। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू रखा। दूसरा बार जब फिर से जो बॉय बनता है, फिर से जब राहुल वापस उसी जगह पे आता है, तो क्या देखता है, सूरज जो था वो 2% पीछे हो गया, क्योंकि 1% पिछले राउंड में पीछे हुआ था और 1% फिर से, क्योंकि उसका दौड़ने का स्पीड तो उतना ही है। तो ये जो सूरज कितना हो जाएगा, 2% पीछे हो जाएगा। और जो अलंकृत था वो ऑलरेडी यहाँ से उसका चालू हुआ था, पिछले राउंड में पीछे हुआ था, तो और पीछे चला गया।
हाँ, ये 20% पीछे हो जाएगा। तो ऐसे कर करके तो 10 राउंड अगर हो जाए, मान लीजिए पूरे 10 राउंड। देखो अलंकृत क्या हो रहा है, हर एक राउंड में 10% पीछे जा रहा है। तो एक राउंड में 10, 2 राउंड में 20, 3 राउंड में 30, 4 राउंड में 40, 5 राउंड में 50, 6 राउंड में 60, 7 राउंड में 70, 8 राउंड में 80%, 9 राउंड में 90% और 10 राउंड में 100%। यानी कि अगर 10 बार राहुल जब तक चक्कर लगाएगा तो अलंकृत पूरे एक राउंड पीछे चलता रहेगा। यानी कि राहुल का 10 चक्कर होगा तो अलंकृत का 9 चक्कर। अच्छा, सूरज का देखो क्या होगा 10 राउंड के बाद। ये सूरज ये वाला था, ये एक राउंड जब राहुल का होता है तो ये 1% पीछे जाता है, दूसरे राउंड में 2%, तीसरे राउंड में टोटल 3% पीछे हो जाएगा, चौथे राउंड में 4%, जैसे 10 राउंड में टोटल 10% पीछे हो जाएगा। तो 10 राउंड के बाद सबका स्थिति क्या होगा, राहुल यहाँ पे रहेगा, अलंकृत भी यहीं पे रहेगा, लेकिन एक राउंड पूरी एक राउंड पीछे रहेगा। ऐसा मत समझना अलंकृत तो फास्ट दौड़ रहा है, राहुल के साथ ही रहेगा लेकिन पूरी एक राउंड पीछे रहेगा। और जो सूरज जो है वो 10% पीछे रहेगा। उस जैसे मान लीजिए इसका 10 राउंड होगा और अलंकृत का 9 राउंड होगा और इसका 9.25 राउंड होगा सूरज का तब तक। ऐसा सोच समझ में आ रहा है? ओके। तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो सब इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई बाहर से देखे तो ऐसा नहीं लगेगा कि जो अलंकृत था पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर मतलब कि पीछे की तरफ घूम रहा है। ऐसा भी तो लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हर रास्ते पे कोई दुकान है, ठीक है, तो ऐसा लगा अलंकृत पहले फुचका की दुकान में गया, फिर पिज्जा की दुकान में गया, फिर ऐसा लगेगा, है ना। लेकिन वो दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में, समझ रहे? लेकिन लग रहा है कि पीछे 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 जा रहा है। सूरज भी उसी तरह, और लग रहा है कि ऐसे दौड़ रहा है, लेकिन इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पीछे पीछे की तरफ छूट जा रहा है हर बार। तो इसी तरह वो 10 राउंड तक हुआ। 11वें राउंड में क्या होगा, देखो यहाँ पे राहुल पहुंचा, फिर 10 राउंड के बाद 11वें राउंड में राहुल जब फिर से वापस पहुंचा, अलंकृत फिर से 10% पीछे हो जाएगा। ये 10% मतलब 110% पीछे हो जाएगा। एक राउंड प्लस 10% एक्स्ट्रा पीछे हो जाएगा 11वें राउंड में, समझ रहे हैं? और ये कितना परसेंट पीछे हो जाएगा सूरज? 11%। हाँ, ये 10% था, इसका प्लस 1% और जुड़ जाएगा तो ये 11% हो जाएगा, ये 110% पीछे हो जाएगा। उसी तरह 100 राउंड के बाद देखो क्या हो जाएगा। 100 राउंड के बाद ये तीनों एक साथ आ जाएगा, क्योंकि देखो सूरज जो है वो हर एक राउंड में 1% पीछे आ रहा है, यानी कि पूरा 100% पीछे आने के लिए उसको 100 राउंड्स में पूरी पीछे रहेगा। यानी कि जब राहुल का जब 100 राउंड पूरेगा तो इसका कितना पूछेगा? 99 राउंड्स। और अलंकृत का कितना पूरेगा? 90 राउंड्स, क्योंकि हर 10 राउंड में ये एक राउंड पीछे जा रहा है। तो 100 राउंड में टोटल 10 राउंड पीछे हो जाएगा ना। तीनों साथ में 100 राउंड बाद तीनों साथ में मिलेंगे, लेकिन तीनों का राउंड कितना हुआ वो अलग अलग होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय 1 था, जो राहुल जो था ना, राहुल का जो कंपेरिजन है वो काल चक्र है, ठीक है। जो बॉय 2 था, जो सूरज था, वो सूर्य है। और जो बॉय 3 था, जो चंद्रमा है, वो अलंकृत है। अलंकृत मतलब क्या होता है? शोभायमान। चंद्रमा जो है शिव जी के माथे पे शोभायमान। तो ये जो लड़का 1 जो था राहुल, वो काल चक्र पे घूम रहा है, कल बताते हैं ऊपर ऐसे घूम रहा है, उसका स्पीड है। बॉय जो 2 है वो सूरज का स्पीड है, बॉय 3 जो है वो अलंकृत और चंद्रमा का स्पीड है। तो यानी कि सबसे तेजी से कौन चल रहा है? काल चक्र। उसके बाद कौन चल रहा है? सूरज। उसके बाद लेकिन अगर पीछे से देखेंगे तो सबसे तेजी कौन चल रहा है? मून। अलंकृत ऐसा पीछे से सबसे तेजी से दौड़ रहा है वो। होता ना कहीं पीछे से फास्ट आ जाता है। तो ये काल चक्र में क्या लगेगा? ये देखो अलंकृत कितना तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है,
लगेगा ना। तो इसीलिए चंद्रमा का जो स्पीड होता है ना सबसे तेज होता है काल चक्र में। 16 राशि में घूमने का जो स्पीड होता है चंद्रमा का सबसे तेज होता है। ये सूरज को एक राशि कवर करने में 1 महीना लग जाता है और चंद्रमा एक राशि 2.5 दिन में ही कवर कर लेता है। ये सूरज को पूरा काल चक्र कवर करने में 1 साल लग जाता है और चंद्रमा 1 महीने के अंदर ही पूरा काल चक्र घूम के आ जाता है ना। चला के चंद्रमा। तो अभी देखेंगे तो जितने भी ग्रह है जो टाइम व्हील है काल चक्र सन मून सब ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे। लेकिन इस राशि चक्र में सब इस राशि से इस राशि में इस राशि से ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों मूवमेंट हो रहा है। अगर बाहर से देखें तो सब फील्ड का ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशि चक्र में देखेंगे तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मेष राशि हो उसके टॉरस में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, वृषभ के बाद मिथुन में जाएंगे, कर्क में जाएंगे, ऐसा लगेगा। और लेकिन वो घूम रहे क्योंकि काल चक्र भी उनके साथ साथ घूम रहा है। ये राशि चक्र है ना, ये भी साथ साथ घूम रहा है। ये ऐसा समझिए राशि चक्र काल चक्र के स्पीड से घूम रहा है, ठीक। तो ये भी घूम रहा है लेकिन इसके अंदर में वो पीछे के डायरेक्शन में चल रहा है। ये समझ में आ सबको थोड़ा हार्ड है, नहीं भी समझेंगे तो चलेगा, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आगे क्योंकि आजकल आते हैं सॉफ्टवेयर में सब कैलकुलेशन दिए रहते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े। Though the sun moves from east to west in the sky from our point of view, in relation to zodiac and other stars, the sun appears to move from Aries to Taurus and to the other signs in the opposite direction. Thus, the sun can be said to be moving clockwise as well as counterclockwise simultaneously. वही चीज़ बोल रहे हैं कि काल चक्र में वो क्लॉकवाइज घूमता है और ऐसे हमारे रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए उसका दोनों मोशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये जो मैंने समझाया वो एक एनालॉजी समझाया। 100 चक्कर होता है इतना, उसका एक्चुअल में कितना पीछे जाता है वो देखते हैं। एक्चुअल मोशन जब कंसीडर करेंगे ना तो जब इसमें देखते राहुल जो था, काल चक्र जो था राहुल, वो जब 100 राउंड पुराता है तब सन का 99 राउंड पूरा होता है। एक्चुअल में जब काल चक्र का 365 राउंड पूरा होता है, नहीं काल चक्र का 366 राउंड पूरा होता है तो सूर्य का 365 राउंड्स पूरा होता है। एग्जैक्ट 100 नहीं है, वो 100 समझाने के लिए बताया था, 100 राउंड समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल जो स्पीड है सन का, मून का, काल चक्र का, तो उसके अनुसार जब काल चक्र का 366 राउंड पूरा होता है तो सूर्य का 362 राउंड पूरा होता है और चंद्रमा का 352 राउंड पूरा होता है लगभग। एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ। ओके, तो ये मूवमेंट हुआ। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं जैसे चंद्रमा सूर्य हुआ, ऐसे ही जो सारे ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और बुध, शुक्र, सारे ग्रह इसी तरह घूमते हैं काल चक्र पे। हर ग्रह का अपना अलग अलग स्पीड, इसीलिए वो पीछे की तरफ जो राशि में है उसमें जाने का उनका समय अलग अलग टाइम होता है। जैसे शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, सूर्य एक राशि में 1 साल तक रहता है, 1 महीना तक रहता है, तो मतलब बहुत अंतर होता है। यानी कि शनि 2.5 साल तक रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पीड स्लो है। राशि चक्र में चलने का स्पीड स्लो है, यानी कि वो काल चक्र के अनुसार वो एकदम बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा है, तभी वो राशि चक्र में पीछे धीरे धीरे जा रहा है। समझ रहे? थोड़ा सा तो इसको बड़ा करते हो। हाँ बड़ा। अब इसके बाद एक मूवमेंट आता है जो होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। ये जो मूवमेंट था वो एक्स और वाई एक्सिस पे था, है ना, एक्स और वाई एक्सिस। अभी जेड एक्सिस पे भी मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर नीचे भी घूमता है। तो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रहा था। अभी सूर्य उगता है, डूबता है। अब ईस्ट और वेस्ट के अलावा भी जो सन है, मून है, इन लोग का ऊपर नीचे भी मूवमेंट होता है। तो उस मूवमेंट के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, दो तरफ होते हैं।
तो उसको समझने की कोशिश। द सन ग्लोब विच इज अ सोर्स ऑफ हीट एक्सटेंड्स फॉर 10,000 योजनास, द मून एक्सटेंड्स फॉर 20,000 योजनास, and Rahu extends for 30,000 yojanas. Formerly, when nectar was being distributed, Rahu tried to create distinction between the sun and the moon by interposing himself between them. Rahu is inimical towards both the sun and the moon, and therefore he always tries to cover the sunshine and moonshine on the dark moon and full moon night. Dark moon मतलब अमावस्या, full moon मतलब पूर्णिमा। तो क्या होता है, जो राहु जो ग्रह था और एक बार समुद्र मंथन लीला हुआ था, तो उसमें भगवान मोहिनी मूर्ति का अवतार लेके आते और अमृत निकला था, वो देवताओं को दे रहे थे। तो उसी में एक राक्षस था राहु, उसने जाके चंद्रमा और सूर्य के बीच में वो देवताओं जैसा वेश बना के बैठ गया था। उसको लगा कि मेरे को अमृत मिले या ना मिले, डाउटफुल था, तो क्यों ना देवताओं को मिल रहा है, एटलीस्ट उधर जाके बैठ जाते हैं। तो वो अमृत पी रहा था। उसी समय सन और मून ने उसको पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे बिरादरी का है नहीं, ये तो राक्षस है और ये अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत मोहिनी मूर्ति से बोला, रुक जाओ, ये जो है वो राक्षस है, ये वेश बना के बैठा हो। तो मोहिनी मूर्ति ने तुरंत अपना चक्र निकाला, उसका गला काट दिया। तो तब से ये जो राहु का है ना खुन्नस है, ये चंद्रमा और सूर्य से, इसी के कारण मेरा जो प्लान था बर्बाद हुआ था। तो जब इसके सामने आता है ना, सन मून के सामने या सूर्य के सामने, तो उसको ढकने का कोशिश करता है। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, तो सन जो है वो 10,000 योजना तक है, मून जो है 20,000 एंड राहु जो है 30,000 योजना तक है। पोजीशन देखेंगे तो सन का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये जो बोल रहा है सन ऊपर और नीचे का जो ये है डिस्टेंस है, ऊपर है 10,000 योजना तक सन ऊपर नीचे जा सकता है। मून जो है 20,000 योजना तक ऊपर नीचे जा सकता है और राहु 30,000 योजना तक ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन अभी इसको समझे कैसे, देखने में तो लग रहा है कि सबसे कम राहु जा रहा है और सबसे ज़्यादा सन जा रहा है। सन का डिस्टेंस देखिए कितना कवर कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है एक पर्टिकुलर फ्रेम में दिया हुआ है, एक जगह से दिया हुआ है। इसको कैसे समझ सकते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये फ्रेम मैंने लिया है, इसे रेफरेंस में हम देखेंगे तीनों का। तो सन जो है 10, ये देखिए यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है वो देख रहा है, तो सन का डिस्टेंस देखिए 10 की कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कुछ नीचे तक जाएगा इस तरह। तो इस फ्रेम में देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ वो बोल रहे हैं 10 के, यानी कि 10,000 योजनास। इसी फ्रेम में फिर मून का देखेंगे, इसी फ्रेम में मून का देखेंगे। चंद्रमा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखेंगे चंद्रमा यहाँ जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो इसी फ्रेम में चंद्रमा देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 20 के। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ भागवतम में वो एक पार्टिकुलर विंडो फ्रेम से देखने के दिया गया। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में उनका 10 के है, एक्चुअल में ये बहुत होगा डिस्टेंस, लेकिन इस विंडो फ्रेम से देखेंगे तो वो 10 के दिखाई देंगे, ये 20 के दिखाई देंगे। और ये जो राहु है यहाँ से यहाँ तक, उनका भी इस विंडो फ्रेम में देखेंगे तो ये 30 के दिखाई देंगे ऐसे। तो ये मतलब कि रेशियो टाइप से दिया गया, ऐसे समझ सकते हैं आप। एक्चुअली रेशियो नहीं एक्चुअली है, लेकिन क्योंकि हम एक विंडो फ्रेम से देख रहे हैं तो वैसा समझ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट में सन दूर है, राहु नजदीक है और मून उसके बीच में आते हैं। तो उत्तरायण कब होता है, जब उत्तर, देखिए इधर क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, नॉर्थ साइड। इसको नॉर्थ बोलते हैं और हिंदी में इसको उत्तर बोलते हैं, और नीचे को साउथ बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो जब सूर्य जो है ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ जाता है, तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ आता है, तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। इसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, राहु भी उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है।
तो यही कंसेप्ट है, जब भी उत्तर की तरफ जाए उत्तरायण होता है, दक्षिण में जाए दक्षिणायन होता है। इसका एक्चुअली जो कैलकुलेशन है वो आपको कॉस्मोलॉजी में समझा जाए, सिर्फ मैं टर्म्स से बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आगे मैंने बहुत सारा रेफरेंस दिया है अलग अलग जगह से। जैसे भागवतम में प्रियव्रत मास का मैंने रेफरेंस दिया था, कैसे वो सन के साथ साथ घूमते हैं। उसी तरह वायु पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में, सबका मैंने रेफरेंस दिया है। हर रेफरेंस यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने लिखा है कि किसी को पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि मैंने बोला कि ऐसे ईस्ट टू वेस्ट चंद्र घूमता है, ऊपर नीचे भी घूमता है, तो घूमता कैसे है? आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग में ऐसे स्प्रिंग खड़ा करके रख दोगे और उस पर चलते जाओगे तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर उठ जाओगे। या गोल वाला सीढ़ी देखा है? सीढ़ी, गोल वाला सीढ़ी, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते आप गोल भी घूम रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो। तो ऐसा ही कुछ उत्तरायण में होता है, सन गोल भी घूमता है और ऊपर भी जाता है, और दक्षिणायन में गोल भी घूमता है और नीचे भी उतरता है। दोनों मूवमेंट एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि कभी रुक गया फिर ऊपर थोड़ा चला गया फिर घूम लेते हैं, ऐसा नहीं, साथ ही साथ दोनों मूवमेंट होता है। तो ये देखिए, जो प्रियव्रत महाराज का जो कहानी मैंने सुनाया था, ये देखिए, ये हमारा जो है माउंट सुमेरु है। यहाँ पे जम्मू द्वीप है और बहुत सारे द्वीप से, टोटल 7 द्वीप है। ये 7 द्वीप वो 7 द्वीप नहीं जो हम लोग जीके में पढ़ते हैं ना, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, वो वाला नहीं, ये अलग से 7 द्वीप है। उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में 7 वर्ष, उसमें एक वर्ष है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में एक खंड है भारत खंड, वहाँ पे हमारी पृथ्वी है। उसमें 7 कंटिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ये 7 द्वीप अलग है। ये 7 द्वीप कैसे बने? तो मैं बताया था ना, जब सूर्य जो है ऐसे घूमना चालू करता है, ये जो पर्वत है मानसोत्तर पर्वत है, इसी पे सूर्य घूमते हैं। तो जब सूर्य इधर था ना, तो प्रियव्रत महाराज इधर थे उल्टा, और यहाँ पे अपना रथ पे सवार होकर घूमते थे। तो उनके रथ के पहिए का जो पहिए से वो बार बार घूमते रहते थे, तो उससे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता था। वही गड्ढा जो है वो समुद्र के रूप में बन गया आगे चल के। ऐसे 7 समुद्र जो हम लोग सुनते हैं, घी का समुद्र, दही का समुद्र, सागर, लवण सागर है, ऐसे दूध का सागर है। तो ये सब सागर ऐसे बनते गए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सागर भी बने हैं ना, वो एक एक स्टेप नीचे ऐसे बनते गए। यानी कि इसका बनने का भी जो तरीका है वो उत्तरायण और दक्षिणायन की तरह है। जब उत्तरायण में जाते हैं तो ऊपर चढ़ते जाते हैं, और दक्षिणायन में जाते हैं तो नीचे उतरते जाते हैं। ये भी एक चीज़ प्रूव करता है कि सन जो था वो ऊपर नीचे भी चल रहा था। सिर्फ ईस्ट वेस्ट घूमता तो फिर एक ही सागर बनता और एक ही लेवल पे सब सागर बनता, लेकिन ये एक ही लेवल पे नहीं है, वो ऊपर नीचे लेवल पे। तो ये फर्स्ट 6 मंथ में सन ऐसे था, दक्षिणायन में आता था, नेक्स्ट 6 मंथ में ऐसे उत्तरायण में आता है। ये दक्षिण में दिखाया है, आगे फिगर में मैंने दिखाया वो पूरा पूरा। ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं, लिंग पुराण से रेफरेंस दिया मैंने। ये देखिए, ध्रुव लोक है हमारा, माउंट सुमेरु है, और ये सन है। सन ऐसे ऐसे देखिए, डॉटेड सर्किल है, उसका सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, और ये जो लाल वाला है इसका अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। यानी कि अंदर की तरफ घिसता भी जाता है और ऊपर भी जाते जाता है। यानी कि इसको देखेंगे और दक्षिणायन में नीचे की तरफ वो आते जाता है। तो कुछ इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो ये कैसे होता है? जब आप कोई गेंद बांध के ऐसे घुमाएंगे तो आप अंदर की तरफ खींचेंगे, देखिए कभी उसका रस्सी छोटा कर देंगे तो अपने आप अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो ध्रुव लोक से जो बंधा हुआ है ना, वो ध्रुव अपना रस्सी टाइट कर लेते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इसी के कारण ये अंदर की तरफ उत्तरायण मूवमेंट होता है, और जब वो रस्सी ढीला कर देते हैं तो फिर नीचे की तरफ आने लगते हैं और दक्षिणायन मूवमेंट हो जाता है। इससे अपना पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसी से हमारा पृथ्वी पे जो सीजनल चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है, तो उत्तरायण होता है तो उस समय देवताओं लोग का दिन होता है ना। जब सूर्य ऊपर आता है, जब नीचे आ जाता है तो देवता लोग के लिए रात हो जाता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि देवताओं लोग का हमारा 6 महीना उनका हमारा जो पूरा 1 साल होता है उनका 1 दिन के बराबर होता है। 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है।
तो इसलिए आप लोग जब पितृ का तर्पण करते हैं ये सब, तो साल में एक बार भी करते हैं तो उनको पूरे साल पूरा हर दिन का खाना मिल जाता है ऐसे। ये दक्षिणायन का है, नीचे की तरफ आता है। ये वायु पुराण से रेफरेंस दिया गया है। भागवतम से रेफरेंस है। ओके, अब इस फिगर में देखेंगे उत्तरायण दक्षिणायन हमने बताया ऊपर नीचे जाता है, तो कौन कौन राशि में चंद्रमा रहता है, सूर्य रहता है तो उत्तरायण होता है, किस किस राशि में रहता है तो दक्षिणायन होता है, क्योंकि वो राशि चक्र में भी अलग अलग पोजीशन पे रहता है ना, उत्तरायण के समय दक्षिणायन के समय। तो जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति होने के पहले तक का जो समय रहता है वो रहता है उत्तरायण का समय। अच्छा, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, लोहड़ी 14-15 जनवरी के आसपास, तो उस समय हमारा मकर संक्रांति होता है। संक्रांति मतलब क्या है? संक्रांति एक्चुअली जो संक्रमण वर्ड आपने सुना हो, संक्रमण, जैसे किसी को बोलते नहीं संक्रमण, संक्रमित रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। तो इसी तरह जब एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो उसको संक्रांति बोलते हैं या संक्रमण बोलते हैं। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरे, जब मकर संक्रांति होती है, यानी कि धनु को छोड़ के जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, जो कि 15 जनवरी के आसपास होता है। तो 15 जनवरी में मकर संक्रांति होता है, उस समय से उत्तरायण फिर चालू हो जाता है, यानी कि वो सूर्य के सबसे ऊपर रहता है उस समय। तो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे तो सबसे नीचे रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, तभी तो उत्तरायण चालू होगा ना। तो जहाँ सबसे नीचे तक जा सकता है, उसका एक्सट्रीम नीचे का पॉइंट होता है, वहाँ से फिर उत्तरायण चालू हो जाता है, वो 15 जनवरी के आसपास होता है। फिर मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन तक आता है। फिर मिथुन तक पहुँचता है, तब तक वो सबसे ऊपर जा चुका होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट वहीं तक जा सकता है। फिर वहाँ से जब कर्क संक्रांति होते हैं तो फिर दक्षिणायन चालू होता है, वो फिर नीचे की तरफ आना चालू होता है। कर्क संक्रांति से फिर से अगले मकर संक्रांति तक दक्षिणायन चलता है। ठीक है, इसको भी समझाते हैं। ये है 15 जनवरी का समय है, जब सूर्य का पोजीशन है। सूर्य कहाँ पे है? नीचे, सबसे नीचे में है ना। यहाँ से इस 15 जनवरी से मकर संक्रांति होगी, इसके बाद से सूर्य ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक, तो अर्थ पे कैसे लिखें? यहाँ पे जो अर्थ है ऐसे है, जब सूर्य सबसे नीचे है तो ये साउथ पोल है, वहाँ पे क्या रहेगा? 24 आवर डे रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ता रहेगा। सूर्य घूम भी जाएगा पूरी तो भी नीचे में लाइट रहेगा, और ऊपर में क्या होगा? 24 आवर जो नॉर्थ पोल है, 24 आवर वहाँ पे क्या रहेगा? रात रहेगा। सूर्य पूरा घूम जाए तो भी वहाँ पे रात रहेगा। और इक्वेटर पे यानी कि बीच का जो लाइन है, वहाँ पे क्या होगा? 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट है। तो ये जो चेंज है वो ग्रेजुअल चेंज है। यहाँ पे 24 आवर डे है, यहाँ पे 24 आवर नाइट है, और बीच में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का, यानी कि इसके बीच में कहीं पे ऐसा रहेगा कि दिन बड़ा होगा, यानी कि दिन 18 घंटे का हो जाएगा, रात 6 घंटे का हो जाएगा, समझ रहे? इसमें क्या होगा? रात 18 घंटे का हो सकता है, बीच में दिन 6 घंटे का हो जाएगा, ऐसा। फिर अगला देखेंगे, उत्तरायण चालू हुआ और चालू होकर यहाँ पे बीच में आ गया। किसके लाइन में आ गया? इक्वेटर के लाइन में आ गया एकदम, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल में क्या होगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा, ठीक है। ठीक इसके एक दिन पहले जब इससे वो नीचे रहेगा तो साउथ पोल में 24 घंटे का दिन था और रात 0 घंटे का, क्योंकि थोड़ा नीचे था ना वो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। ठीक उस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा एक दिन बाद फिर 0 घंटे का दिन हो जाएगा, 24 घंटे का रात हो जाएगा, यानी कि सूर्य थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इधर ये जो है वो कवर हो जाएगा, रात हो जाएगा यहाँ पे।
और इस इधर क्या होगा, ठीक उसके बाद एक दिन बाद क्या होगा, 24 घंटे का दिन हो जाएगा और 0 घंटे का रात हो जाएगा। समझ आ रहे हैं कैसे सूर्य के मूवमेंट से दिन और रात। इसलिए आप देखो डे लाइट सेविंग बहुत कंट्री में फॉलो होता है ना उनका, या किसी किसी कंट्री में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बहुत कम ही देर का रात होता है, मतलब मात्र 1 घंटा 2 घंटा का ही रात होता है उनका। किसी किसी कंट्री में देखोगे पूरा रात ही रहता है लेकिन 1-2 घंटे का ही दिन होता है ऐसा। तो ये ऐसे सन के मूवमेंट के कारण होता है। तो ये जो था यहाँ पे मकर संक्रांति था। जब बीचों बीच रहता है इक्वेटर में तो उस समय रहता है मेष संक्रांति, 17 अप्रैल के आसपास का समय होता है। फिर आता है कर्क संक्रांति, जब सबसे ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है तो वहां से फिर दक्षिणायन चालू होता है। और दक्षिणायन में बता दें कर्क संक्रांति में चालू होता है दक्षिणायन, कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन होता है। तो इसमें भी वही, जब कर्क संक्रांति होगी तो ऊपर क्या रहेगा, 24 घंटे दिन 0 घंटे रात, और नीचे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, 0 घंटा दिन 24 घंटा रात। इक्वेटर पे 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। विषुवयन, यह तुला संक्रांति। देखो जब नीचे से उत्तरायण दिशा था, जब इक्वेटर के पास पहुंचे थे तो मेष संक्रांति होती है, इसको विषुवयन बोलते हैं। जैसे उसको उत्तरायण बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। जब बीचों बीच जब संक्रांति होता है तो उसको विषुवयन संक्रांति बोलते हैं। तो विषुवयन संक्रांति 2 टाइम में होता है, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे जाते समय। जब ऊपर जाते समय होता है उस समय मेष संक्रांति होती है, जब नीचे आते समय होता है उस समय तुला संक्रांति होती है। दक्षिणायन, तो ऐसे मूवमेंट है। ये मैंने यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट दिए हैं अलग अलग देश में, कहाँ पे किस टाइम पे, जैसे जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में कितना दिन का दिन होता है, कितना समय का रात होता है। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड है, यहाँ पे 24 घंटा दिन रहता है जून के समय में। और यहाँ पे देखिए 24 घंटा दिसंबर के समय में पूरा नाइट ही रहता है, पूरा मतलब अंधेरा ही रहता है, उधर सूर्य उगता ही नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, मैंने इंडिया का भी दिया है, मुंबई का भी दिया है। इंडिया में भी देखोगे ठंडा के दिन में रात बड़ा होता है ना, और दिन छोटा होता है, और गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। लेकिन ये बहुत कम डिफरेंसेस होता है, क्योंकि इंडिया जो है वो साउथ पोल में भी ज़्यादा नहीं, नॉर्थ में, बीच में ज़्यादा, बीच वाले एरिया में आता है। तो इसीलिए देखोगे मुंबई में जो जून का समय है, अभी जो गर्मी का समय है, उसमें 13 घंटा का लगभग दिन होता है ना। और वही दिसंबर में आ जाओ सिर्फ 11 घंटे का दिन होता है ना, कम हो जाता है। और तो इसका मतलब बीच में एक ऐसा समय भी आता है जब दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। तो ये था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बताएं। हाँ, जो अर्थ का 23 डिग्री बेंडिंग है, हाँ, वो वेदिक में भी मानते हैं। अर्थ झुका हुआ जो है वो 3.5 डिग्री जो झुका हुआ है। हाँ, ओके, तो हो सकता है, झुकाव हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन झुकाव होने के बाद भी जो हम लोग जो कंसीडर करते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये जो 24 आवर का चेंज होता है वो सूर्य के कारण ही होता है। कि सूर्य मूवमेंट हो रहा है तभी दिन और रात हो रहा है, वो कितना भी झुका रहा है इधर चाहे उधर, उसी कारण होता है। तो वो लोग फिर उत्तरायण दक्षिणायन वो तो बोलते हैं सूर्य तो वो इज मूविंग दैट, सूर्य को उत्तरायण दक्षिणायन में ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो बोलते हैं सूर्य एक जगह ही है, हाँ वही तो गलत बोलते हैं ना वो। तो फिर वो क्या बोलते हैं, क्या घूम रहा है? वो कहते हैं कि सर घूमते घूमते सामने आ गया, अर्थ के सामने आ गया, तो उत्तरायण मानते हैं, ज़्यादा गर्मी ऐसा कुछ रास्ते ऐसा। ओके, वो कैसे मानते हैं वो? मैं भी उतना साइंस पढ़ा नहीं। वो मानते हैं यहाँ पे ऐसे सन है, और वो इलेक्ट्रिक पाथ मानते हैं, Elliptical पूरा पूरी गोल नहीं मानते ऐसे। और 4 पोजीशन है मान लीजिए ऐसा। एक्चुअली ये गलत है, अगर ऐसा रहता तो 2 बार ठंडा का सीजन आता, 2 बार गर्मी का सीजन आता है। नहीं तो वो सेंटर में नहीं ना सन को मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि पूरा इधर है।
इधर इधर भी मान लेते हैं, नहीं माने थोड़ा और इधर मान लेते हैं। बीच सेंटर में सन को नहीं मान रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ पे। हाँ, वो थोड़ा सा एक तरफ ज़्यादा मान हाँ। रहा है, मान लेते हैं। इधर मान लेते हैं। तो फिर भी तो गर्मी दोबार हाँ, तो भी इधर यहाँ 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 रहेगा तो मतलब मैक्सिमम टाइम गर्मी होना चाहिए, थोड़ा दिन के लिए ठंडा होना चाहिए सिर्फ ऐसा। लेकिन ये सीजनल चेंजेस हम देखते हैं, हम खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जो इक्वेटर पे हमारा जो इंडिया है वो 6 सीजन लाइन से आता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ठंडा है गर्मी है ठंडा है, एक ही साल में 2 बार ठंडा है 2 बार, या 3 महीना 3 क्वार्टर तक गर्मी रहा उसका सिर्फ 1 क्वार्टर ठंडा रहा, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको खुद साइंस पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसको पढ़ा नहीं है ज़्यादा। मैं वो लोग भी ऐसे मानते हैं, झुका हुआ है एक्चुअली, कुछ ऐसे मानते हैं 23 डिग्री कुछ तो है ऐसा। 23.5 डिग्री पे ये तो है। अच्छा, अभी वेदर चेंज हो रहा है, इसका क्या कारण है? ये उत्तरायण दक्षिणायन के कारण अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाँ। ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब? बहुत ही ज़्यादा वर्षा और सूखा, इसका अनुपात जो है सो ये बहुत गड़बड़ हो गया है। समय से पहले बारिश आ गई, ऐसा कहा जा रहा है 10 साल तक रहेगा। इसका देखिए ज्योतिष में बहुत सारे कारण होते हैं, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आगे। सिर्फ एक्चुअली सारे जो हमारे जो सारे जो जीव लोग हैं जो भी है उनके कर्म के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ऐसा सिर्फ हम ऐसे दैव पे नहीं छोड़ सकते कि ये देवता लोग ही ऐसा कर रहे हैं, ग्रह लोग ही ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो सब जैसे आप ज़्यादा पाप कर्म करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पाप फल मिलेगा, समझ रहे ना। जहाँ पे अच्छा कर्म करेंगे वहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। तो जब पूरे ज़्यादातर लोग पाप कर्म में जुटे हुए हैं तो वहाँ पे खराब चीज़ें होगी, जैसे वहाँ पे सुनामी आएगी, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, जो ये सब चीज़ें भी है ना, वो भी हमारे पाप और पुण्य पे डिपेंड करता है। अब देखेंगे साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं बहुत जगह, जहाँ पे जीवों की हत्या ज़्यादा होती है, गौ हत्या, या एक जगह है नेपाल में जहाँ पे एक फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं, वहाँ पे सारे भैंसों को काटते हैं, हजारों की संख्या में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भूकंप आता है। तो ये जो ग्रह नक्षत्र है, आप जो भी कर्म करते हैं ना, उस कर्म को लेकर नोट डाउन करते हैं, फिर उसके अनुसार आपको कभी ना कभी वो वापस देंगे। वो कभी भूलते नहीं, देने का कभी नहीं भूलते हैं। कुछ भी हो जाए वो वापस देंगे ही देंगे। तो आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, ऐसे ऐसे बीमारियाँ निकल रही है, ऐसे ऐसे आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा, ये सब चीज़ सबके पीछे हम ही लोग ऐसा कर्म किए जो हमें मिल रहा है। एक्चुअली हमारा वो पेंडिंग कर्म है जो हमको कोई आदमी आके दे रहा है। जो ग्रह जो है वो हमारा सेवा कर रहा है एक तरह से, कि हमने जो किया है वो मान लीजिए आपका सामान लीजिए, इतना दिन तक मेरे पास था, अब आप रख लीजिए। तो और ये पूरा एस्ट्रोलॉजी है उसी पे बेस्ड है, हमारे पेंडिंग कर्मा पे। आपको जब कुंडली का पढ़ाएंगे ना तो उसमें दिखाएंगे एक एक जगह पे एक एक ग्रह आपकी कुंडली में आके बैठा है, वो कुछ देने की कोशिश कर रहा है, और वो उस समय आके आपसे वो चीज़ लेके जाएगा। जैसे एक आदमी था, उसका ऐसे ही लॉकडाउन में उसका एक पेंडिंग कर्म था अपने गुरु के प्रति, यानी कि गुरु को उसने कभी ज्ञान लिया था, उसको पैसा नहीं दिया था, होता है ना कभी दक्षिणा नहीं दिया था, ट्यूशन पढ़ा और उसको पैसा नहीं दिया, 1 महीना पढ़ के भाग गया, ऐसा होता है। तो उसके कुंडली में वो चीज़ दिख रहा था कि इस चीज़ का कर्म। तो जो गुरु का जब समय आया उसके जीवन में, गुरु तो उसके वो अभी पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था, तो अचानक उसके स्कूल से कॉल आता है कि हमारा स्कूल बहुत लॉस में चल रहा है। जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ा था, लॉकडाउन के कारण तो हमें कुछ फंड की ज़रूरत है। तो हमारे जो भी एक्स स्टूडेंट हैं उन लोग से हम कॉल करके उनसे कुछ फंड कलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं हमारे स्कूल में, ऐसे करके। तो ये एक्चुअली उसका पेंडिंग कर्म था, इसलिए उसको उस समय कॉल आया, ये समझना चाहिए। उसका बाकी कर्म था कि उसने कभी किसी गुरु को पैसा नहीं दिया था, तो उस समय जो गुरु है उसके लिए लाइफ में अरेंज करता है वो चीज़ें कि तुमसे वो जो कोई ब्राह्मण या कोई टीचर या कोई गुरु तुमसे वो पैसा मांगने आएगा। अगर आप उस कर्म को फुलफिल कर दिए, आपने पैसा दे दिया, तो वो कर्म आपका ख़त्म होता है।
नहीं तो फिर वो दूसरे तरीके से खत्म कराते हैं। अब वो मैं मान रहा हूँ। तो जितने प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, वो हमारे कर्मों का फल है, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। अच्छा, ये अभी जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। जैसा कि हम लोग का वैदिक कॉन्सेप्ट है कि धरती जो है सो स्थिर है और सन जो है सो घूम रहा है, तो ये क्या धरती अपने एक्सिस को चेंज कर रही है? नहीं, वो रखा हुआ है, वो हमेशा स्थिर है। स्थिर है। और कभी- ये सूरज जो है, हाँ। सूरज जो है जो अपना ये स्पेस मूव कर रहा है, तो ये कितने दिनों में एक साइकिल पूरा करता है? वो ऊपर मतलब ऊपर से नीचे, हाँ। नीचे गया और नीचे से ऊपर आएगा। 1 साल लगता है, 1 साल। एक साल। दक्षिणायन 6 महीने का दक्षिणायन होता है, 6 महीने का उत्तरायण होता है। अच्छा। हाँ, तो दक्षिणायन चालू होता है आपका अभी लगभग जून के आसपास चालू अरे होता वो है। समझ गया मैं, 6 महीना यानी एक साल में पूरा कवर कर लेता है। अब एक बात बताया जाए, फरवरी में न्यूज आया था कि अर्थ का एक्सिस चेंज हो गया है, इसी कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हालांकि अभी जो हकीकत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो 80% जो है सो जियो इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है, और ओनली जो है सो अर्थ के एक्सिस के चेंज से जो है सो सिर्फ 20% चेंज हो रहा है। ये चेंज करीब 10 साल तक रहेगा। ये देखिए, एक बात आपको समझ रहे हैं, आपका श्रद्धा किधर है? अगर आप साइंटिस्ट पे विश्वास करते हैं तो आपको सब कुछ उनका आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो लोग वैसे लोग नहीं है जो आपको भला करने के लिए बैठे हैं। मैं आंख मूंद के किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता, मैं अन्वेषण तो आपको एक देखेंगे, साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट जो छोड़ते हैं ना, अर्थ से जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, वो फार्मूला इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ जो है वो रुका हुआ है। हाँ बिल्कुल। आप ऐसे यूट्यूब पे भी सर्च करके देखिएगा। अब वो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं और इस फार्मूला पे कोशिश करें कि अर्थ एकदम स्टेशनरी है, और जाके फिर बाद में लिखते क्या है, जब खुद वो यूज करें तो ये लिखते हैं अर्थ स्टेशनरी है, और टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाते हैं कि अर्थ घूम रही है। आपको पहले खुद सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे फ्रॉड है। मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस, आपको कॉस्मोलॉजी पढ़ाया जाएगा ना, ये सब चीज़ें एक चीज़ है। अभी एक नया कंसेप्ट है कि अर्थ एकदम फ्लैट है। हाँ, चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे वो रिसर्च वर्क है वो, लेकिन जो शास्त्र को जो वाक्य है ना, उसको अपर से बोलता है, वो रिसर्च वर्क नहीं, वो जैसा है वैसे ही दिया गया, वो कभी चेंज नहीं हो। वो 10 साल पहले भी अर्थ रुका हुआ था और आज भी रुका रहेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन अचानक चलने लगेगा। साइंटिस्ट का बात, बहुत सारी चीज़ साइंटिस्ट की थ्योरी हमेशा चेंज होते रहे। एटम थ्योरी आया बोर का, फिर उसका रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसके बाद अभी नया कुछ मॉडल आया, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है ना। तो आपको विश्वास कहाँ रखना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो शास्त्र का बात है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो चीज़ बहुत डिटेल का चीज़ है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो वो उधर ही क्लास चला जाएगा। मैं सिर्फ डिस्कस करके, वो डिस्कस कॉस्मोलॉजी का जब क्लास होगा ना, उसमें पूरा फार्मूला के साथ, स्पीड के साथ, कितने दिन में पूरा मोटर वोटर लगा के प्रोजेक्ट मॉडल बना के दिखाने वाले आप लोग को, कैसे दिन और रात हो रहा है, कैसे ग्रहण हो रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे उसमें। अच्छा, ये ऑनलाइन आप कर रहे हैं क्या? अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ। आप कहाँ से? आप मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से? बिहार में कहाँ? मधुबनी। मधुबनी। अच्छा, ये तो आज के क्लास नहीं करते। अगले जो कल जो हम लोग तिथि के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कैसे तिथि होता है, चंद्रमा और सूर्य के गति के अनुसार तिथि बदलता है। एकादशी को हम लोग एकादशी तिथि, उसका पारण का समय कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपने देखा है शास्त्र में वर्णन है कि चाँद सूर्य से दूर है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया चाँद पृथ्वी के पास है। ये कैसे हुआ? दो डिस्टेंस होता है। देखिए, मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 25 फ्लोर है ऐसे करके, 1 से लेके 25 तक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। चंद्रमा का पोजीशन यहाँ पे है, सूर्य का पोजीशन यहाँ पे है, ऐसा मान के चलिए, सूर्य यहाँ पे और चंद्रमा यहाँ पे। तो एक्चुअली में जो
चंद्रमा जो है ना वो हायर प्लैनेट है सूर्य से, इसलिए वो ऊपर है एक्चुअली डिस्टेंस पे। देखने में ऐसा लगेगा कि सूर्य दूर है, यानी कि ऐसा कुछ करिए, लेकिन एक्चुअली में चंद्रमा जो है ना वो बहुत ऊंचा, वो हायर प्लैनेट है, सूर्य से हायर प्लैनेट है, इसका डिस्टेंस इस टाइप से। चंद्रमा को एक्चुअली साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट मानते हैं, ग्रह नहीं मानते पूरा। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, वो सैटेलाइट नहीं है। ऐसे 9 ग्रह हैं टोटल, और ये सब कोई बात आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको भी विश्वास होगा कि चंद्रमा कोई उपग्रह नहीं है, वो अपना फुल्ली इंडिपेंडेंट एक ग्रह है, उसका इफेक्ट है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, अपना स्पीड है, अपना तरीके से वो घूमता है ऐसे करके। क्वेश्चन नॉर्मली कॉस्मोलॉजी का है, कॉस्मोलॉजी ठीक है, हरे कृष्ण।